हैं आज का वीडियो। आज करेंगे 1 to 5 चैप्टर CTSD का पूरा सॉल्यूशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, डिफाइन फंक्शन विथ इट्स सिंटैक्स। ठीक है, तो हमको डिफाइन करना है फंक्शन को और उसके सिंटैक्स के साथ। तो चलो देखते हैं। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। इट हेल्प्स इन मॉड्यूलराइजिंग द कोड बाय डिवाइडिंग इट इंटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, जो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क को। ठीक है, और वो क्या हेल्प करता है? मॉड्यूलराइजिंग करने में कोड को, और उसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देता है छोटे छोटे और मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं फंक्शन। उसका सिंटैक्स देखने जाए, देखो, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर लिस्ट, फिर ये जो है ना कर्ली ब्रैकेट यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो है फंक्शन बॉडी, ये बताइए जहाँ पर बॉडी लिखा जाता है। ठीक है, फिर रिटर्न वैल्यू, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो कैसे लिखना है? रिटर्न टाइप यानी इंट वॉइड, कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है ना, या फिर कुछ भी यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखना है। उसका ना फंक्शन का नाम लिखना है, जैसे कि मान लो इंट मेन। ठीक है, और ये पैरामीटर लिखना है। पैरामीटर में लिखना है कि कुछ भी हम जो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वो होता है पैरामीटर। अब इसमें क्या है? फिर इसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे चालू होगा और यहाँ पे हम जो चाहे लिख सकते हैं बॉडी के अंदर, फिर रिटर्न वैल्यू लिखेंगे और फिर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये इसके सिंटैक्स हो गए किसके? फंक्शन के। ठीक है, अगला इस पर क्या है? रिटर्न टाइप। तो स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वैल्यू द फंक्शन रिटर्न्स, एग्जाम्पल इंट फ्लोट। तो ये भी हम लिख सकते हैं फ्लोट भी। ठीक है, फिलहाल मैंने इंट का एग्जांपल दिया, फ्लोट चाहे जो भी चाहे ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम क्या होता है? द नेम ऑफ द फंक्शन। सिंपल सी बात, जैसे कुछ भी हम नाम लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिखना चाहिए, मान लो कि MS TS कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन नेम में। उसके बाद में पैरामीटर लिस्ट, इसमें एक कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है और कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ इनपुट पैरामीटर्स। इसमें कुछ भी लिख दो, दो जैसे लिख दो इंट A, फिर कॉमा, फिर इंट B, इस तरह से। ठीक है ना, उसको बोलते हैं पैरामीटर यानी आर्गूमेंट लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अगला आते हैं फंक्शन बॉडी। तो ये क्या है? द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन द टास्क। फंक्शन बॉडी वो है जो स्टेटमेंट का जो सेट होता है, एक सेट, उसमें डिफाइन किया जाता है उसके टास्क के बारे में। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? फर्स्ट क्वेश्चंस के आंसर्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो क्या है वेरियस पार्ट्स फंक्शन का? तो देखते हैं। द पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन आर, फर्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन और सेकेंड है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो पहले देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन यानी कि प्रोटोटाइप। तो ये क्या है? डिक्लेयर्स द फंक्शंस नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। ये क्या डिक्लेयर करता है? फंक्शंस का नाम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स। उसके एग्जांपल देखें तो इंट, ऐड, इंट, फिर इंट। देखो ये क्या है? ये रिटर्न टाइप है। और ये क्या है? ये है फंक्शन नेम। ठीक है, और ये क्या है? एक को बोला था ना कॉमा में, कॉमा के साथ। तो ये क्या है? आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो आप दिखाया था मैंने, ये देखो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। राइट, तो ये वही चीज़ है, उसका एग्जांपल भी दिया गया इसमें। ठीक है, तो इंट क्या है? एक डेटा टाइप्स है। ऐड क्या है? हमारे हिसाब से जो चाहे हम नाम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, और ये इंट A और इंट B क्या है? मतलब यहाँ पे देख लेते पहले। इंट A और इंट A, मतलब इंट और इंट क्या है? हमारा पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट। ओके, अगला फंक्शन डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। ये सारा डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन जो कि प्रोटोटाइप होता है। और अब देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो कंटेन्स द एक्चुअल कोड फॉर द फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो एक्चुअल कोड होता है ना, सिर्फ वही कंटेंट्स करता है फंक्शन। ठीक है, किसके लिए? फंक्शन के लिए। उसका एग्जाम्पल देखें तो इंट ले लिया हमने, डेटा टाइप। अब ऐड, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम ले लिया। फिर इसके बाद में इंट A, इंट B। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ लिखना तो अच्छा रहेगा, यहाँ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखने का। ठीक है ना, मैं आगे प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा लास्ट में, तो देख समझ जाइएगा आप। ठीक है, अभी क्या? रिटर्न A प्लस B। हमने क्या, हमको रिटर्न क्या करना है? तो A प्लस B, इन दोनों का एडिशन। हम क्या करें? कोई दो वैल्यू लेंगे, वो उसको ऐड करना है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड फंक्शन लिया। आप जो चाहे ले सकते हैं, ऐड इसलिए लिया क्योंकि हम लोग एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए सेकंड के आंसर्स। अब आगे आते हैं। थर्ड है फंक्शन कॉल। तो इन्वोक्स द फंक्शन टू एग्जीक्यूट इट्स टास्क। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मान लो हमने ऊपर फंक्शन बनाया, ये 5 चैप्टर के सारे आंसर है। ठीक है ना, तो हमने फंक्शन बनाया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो उसमें क्या है? अगर मान लो हमने ऊपर लिखा है, ये उस ऊपर के वैल्यू में जैसे फंक्शन बनाया, इसमें कुछ लिखा। ठीक है, अब हमको इसको प्रिंट करवाना है, पर हम यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंट मेन, वो आता है ना, वो सारे लिखेंगे यहाँ पे। और ये पहले रहेगा, फिर नीचे इंट रहेगा, इंट मेन करके। ठीक है, मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से हम इसको कॉल करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, तो यहाँ से इसको इन्वोक करके इसको कॉल करें और एग्जीक्यूट करें हमारे टास्क को, उसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। इसके एग्जांपल देखें तो इंट रिजल्ट इक्वल टू ऐड 3 4। अब हमने क्या किया? ये वाला कहाँ लिखा? हमने नीचे लिखा, इंट मेन के बाद, मेन फंक्शन के बाद ये वाला हमने लिखा था। ठीक है ना, अब ये हमने लिखा। अब हमको क्या करना है? प्रिंट करना है।
तो हमारे ये देखो ये फंक्शन के नाम लिखे हुए ऐड, ऐड कहाँ पे डाला था हमने, यहाँ पे डाला था। एक एग्जांपल इधर से ही बता रहा हूँ एग्जांपल में, ठीक है। तो यहाँ डाल के किया था ना, तो हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि हमको कितना मिलेगा 3 + 4 कितना 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको आंसर मिलेगा। तो फंक्शन कॉल का मतलब देखो ये दोनों अलग क्वेश्चन है बट इसमें मिक्स है दोनों ही। ये ChatGPT का आंसर तो ऐसे ही बताएगा, कर छोड़ो। तो समझ गए आप। अगला आते हैं थर्ड, ये क्या था थर्ड, एक मिनट वो थर्ड क्वेश्चन है, इसी का पार्ट था शायद, पर थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है पता नहीं, खैर जो भी हो इसके अंदर ही है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, या फिर आप चेक कर लेना कि थर्ड क्वेश्चन कौन से है। चलो, एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन। तो हमको इन दोनों का डिफरेंस बताना था, चलो देखते हैं। उसमें हम 3 चीज़ बता सकते हैं, पर्पस, लोकेशन, एग्जाम्पल, और भी बड़ा कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मार्क्स के ऊपर डिपेंड होता है कितने मार्क्स से कैसे लिखना है, ठीक है। वो आप लोग कर सकते हो, आपके पास दिमाग है ब्रो देयर एंड बाकी जो भी लोग हो। चलो, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशंस, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसिफाइज द फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो उसका पर्पस क्या होता है कि स्पेसिफाई करता है फंक्शन सिग्नेचर को, ठीक है। दूसरा, इसका लोकेशन क्या है, तो एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोग्राम और इन अ हेडर फाइल। ये कहाँ पे होता है, या तो शुरुआत में होता है प्रोग्राम के, या हेडर फाइल के अंदर होता है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। और इसमें एग्जांपल देखें तो इंट ऐड इंट, ठीक है। इंट ए इंट भी कर देने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन यहाँ पे है, फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे हुआ गया, ठीक है, यानी शुरुआत में या तो फिर हेडर फाइल में ही हो जाएगा। अब देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो वो क्या है, कंटेन्स द एक्चुअल इम्पीडेंस। वो क्या करता है, कंटेंट एक्चुअल इम्पीडेंस कंटेन करता है, ओके। उसके बाद में क्या है, ये इन द मेन फाइल आफ्टर डिक्लेरेशन। अब इसमें क्या है, मेन फाइल डिक्लेरेशन के बाद, ओके। यानी कि क्या करता है, कंटेन्स करता है क्या, एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को। और ये कहाँ पे होता है, इन द मेन फाइल आफ्टर डिक्लेरेशन, मतलब मेन फाइल में होता है डिक्लेरेशन के बाद, ओके। इसके एग्जांपल क्या है, तो इंट ऐड, ठीक है, लिख दिया, इधर से ही लिखा है हमने, ठीक है। इसको फिर क्या किया हमने, कर्ली ब्रैकेट ऑन करके नीचे रिटर्न टाइप में a+b कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अगला आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फंक्शन कॉल। तो ये क्या चीज़ है देख लेते हैं। अ फंक्शन कॉल इज द प्रोसेस ऑफ इन्वोकिंग अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट इट्स टास्क। ड्यूरिंग अ कॉल कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन कॉल क्या है वो देखते हैं। तो फंक्शन कॉल एक प्रोसेस है, क्या करने का, इन्वोकिंग करने का, फंक्शन यानी उसको बुलाने का, वापस उस पर अटैच करने का, इस वाले चीज़ को उधर डालने के लिए, ठीक है। तो सॉरी, तो क्या है, ये एक फंक्शन, एक कॉल है प्रोसेस का। फंक्शन क्या बोल रहा हूँ मैं यार, फंक्शन कॉल एक प्रोसेस है उस चीज़ को कॉल करने के लिए जो फंक्शन हमने ऊपर किया है और एग्जीक्यूट करे हमारे जो टास्क दिए थे उनको, उस चीज़ के लिए। किस इस्तेमाल इसका फंक्शन का किस लिए करते हैं, टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, और फंक्शन कॉल को करते हैं उस चीज़ को कॉल करने के लिए जो हमने उसको टास्क दिया था, ठीक है, और उसको वो एग्जीक्यूट कर सके। और ड्यूरिंग अ कॉल क्या होगा, कॉल के दौरान क्या होगा, जो कंट्रोल और ट्रांसफर हो जाएगा फंक्शन को, यानी ऊपर जो था ना, जैसे मान लें नीचे हमने लिखा है इंटीमेंट, ठीक है, ये वाला, अब ये क्या ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इसका एग्जांपल देते चलो, ये रहा, ये हमने बना दिया फंक्शन इंट ऐड, जो चाहे लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। हमने ये फिर क्या किया, मेन फंक्शन यहाँ से चालू है हमारा। अब इसने क्या किया, इसको कॉल किया, ऐसे कॉल किया तो यहाँ पे क्या लिखा है, a+b, यानी कि 2 नंबर्स का एडिशन। अब 2 नंबर कहाँ है, यहाँ पे, इन दोनों का एडिशन किया, ठीक है। 1 मिनट रुका, क्या आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन किया और हमको क्या मिलेगा, 5 और 10 कितने होते हैं, 15 होंगे, ठीक है। तो हमको 15 आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, एग्जांपल भी ऐसे ड्रॉ कर देना तो अच्छा रहेगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हैशटैग #include_studio.h, ठीक है, ये डाल दिया। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो है ना हैशटैग, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है, ये इंक्लूड सब कुछ करता है। और ये जो है std स्टैंडर्ड है, और i इनपुट, o आउटपुट, और .h यानी h जो है हेडर फाइल है। इसके फुल फॉर्म मैंने बताया, याद रखना, शायद आ सकते हैं 2 मार्क्स में ही। फिर इसके बाद में क्या किया हमने, इसका फंक्शन बनाया, इंट यानी डेटा टाइप ले लिया, फिर फंक्शन का कुछ भी नाम ले लिया, फिर उसके 2 पैरामीटर्स यानी 2 आर्ग्यूमेंट लिख दिया हमने, फिर रिटर्न कर दिया a+b या फिर a-b, जो चाहे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट को यहाँ से, ठीक है, ये बीच में आएगा, ये है ना, ये इसके बीच में ये आएगा, ठीक है। फिर हमने फंक्शन चालू किया इंट मेन, और फिर हमने क्या किया, लिया हमने लिया एक, फिर से ये जो है ना कर्ली यहाँ करने का, ना कि यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए। फिर हमने इंट लिया कोई नंबर लेने के लिए इसलिए, और रिजल्ट क्या किया, ऐड किया इन दोनों का, देखो रिजल्ट लिखा इक्वल टू ऐड क्या, इन दोनों का एडिशन, यहाँ पे लिखा तो है। अब ऐड कहाँ से लिया, फंक्शन, ये फंक्शन को हम ले रहे हैं इधर से, ठीक है। और ये 5 10 हम कोई भी नंबर दे रहे हैं अपने हिसाब से जिसको ऐड करना है, ठीक है। हम चाहे तो इस यूजर से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर प्रिंटअप किया सम %d रिजल्ट, ये रहा रिजल्ट, इसको यहाँ डाल दिया, सम का सम लिख दिया, ऐसे कुछ भी, और % मतलब नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, ये रहा इंटीजर के लिए, ठीक है। और रिटर्न 0 कर दिया, और हमको आंसर मिल जाएगा कितना, 15। तो ये हो गया हमारा 4 क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं 5 पे। तो राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है।
हमको दो एप्लीकेशंस लिखने हैं किसके, रिकर्सिव फंक्शन के। तो चलो पहला देखते हैं, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लाइक कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज एंड पावर, ठीक है। और दूसरा क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एल्गोरिदम्स लाइक क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड ट्री ट्रेवर्सल जो भी हो, ठीक है। तो हमको दो एप्लीकेशन लेने किस चीज़ के, रिकर्सिव फंक्शन के। तो पहला क्या है, हमको सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। कैसे करता है, जैसे कि कैलकुलेट करता है फैक्टोरियल को, फिबोनाची सीरीज को और पावर को, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें इंप्लीमेंट करता है एल्गोरिदम को, जैसे कि क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड ट्री ट्रेवर्सल, ठीक है। तो ये होगा इसके आंसर। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो हमको इन दोनों का डिफरेंस करना है, किसको, इन दोनों को, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को। तो चलो इसके एस्पेक्ट देख लेते हैं पहले, डेफिनेशन, मॉडिफिकेशन, एग्जाम्पल, यूसेज। तो चलो अब कॉल बाय वैल्यू का देखते हैं, डेफिनेशन क्या है, पासिस अ कॉपी ऑफ द वैल्यू टू द फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, पास करता है, क्या, एक कॉपी को पास करता है वैल्यू का फंक्शन को एक पास करता है, कॉपी किसका, वैल्यू का कॉपी एक पास करता है, ठीक है। अब इसका मॉडिफिकेशन क्या है, तो ओरिजिनल वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मॉडिफिकेशन ये है कि ओरिजिनल जो वैल्यू होते हैं उसको सेम रखता है, चेंज नहीं करता है, ये कॉल बाय वैल्यू में, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल क्या है, तो वॉइड, फिर फंक्शन में कोई भी नाम लिख लो, फिर इंट ए, ठीक है। इसके ये एग्जांपल है। इसका यूसेज कहाँ होता है, सिंपल ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, किसका, कॉल बाय वैल्यू का। अब आते हैं कॉल बाय रेफरेंस का डेफिनेशन क्या देखते हैं, पासिस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अब ये पास क्या करता है, देखो ये पास करता है वैल्यू, तो ये कॉल बाय रेफरेंस क्या करता है, ये एड्रेस को पास करता है, एड्रेस को लिखते हैं एंड पर्सन से, ठीक है ना। और चलो आगे बताऊंगा आगे। तो ये क्या है, पास करता है एड्रेस को वेरिएबल का, ठीक है। दूसरा इसका मॉडिफिकेशन क्या है, कॉल बाय रेफरेंस का, वो चेंजेस अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू, क्या करता है, चेंज कर देता है ओरिजिनल वैल्यू को और उस पर अफेक्ट पड़ता है। फिर इसका एग्जांपल क्या है, वॉइड फंक्शन हमने ले लिया इंट, देखो स्टार ए, ठीक है, ये पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब पॉइंटर ये यहाँ डाल रहा है, फिर हम नीचे हम एंड ए भी डाल सकते हैं, बी भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, वो होता है एड्रेस और ये है पॉइंटर, ठीक है। अब इसका यूसेज क्या है, जब व्हेन मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। अब इसका यूज कब होता है, जब मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल नेसेसरी इन अ फंक्शन, ठीक है। वेरिएबल का स्कोप क्यों जरूरत होता है फंक्शन के अंदर, वो हमको देखना है। तो चलो देखते हैं, द स्कोप डिफाइंस वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। It ensures that variables do not conflict with each other and provides security by limiting access to local variables within the function। बोल नहीं पाता सही से, चल हटो। तो हमको बताना है क्या कि क्यों जो वेरिएबल जरूरत होता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल जरूरत होता है फंक्शन के अंदर, क्यों। तो जो स्कोप होता है वो डिफाइन क्या करता है, जहाँ पे वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल वो क्या होता है, एक्सेस्ड होता है, यानी कि उसको एक्सेस किए जाते हैं। और वो क्या इंश्योर करता है, जो वेरिएबल है वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ए लिख दिया हमने, फिर एक और ए लिख दिया, अब दो हम ए लिखेंगे और फिर कहेंगे कि उसको ऐड कर दो, मतलब एग्जांपल दो हमने वेरिएबल लिए ए और ए डबल हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, फंक्शन में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसलिए क्या करता है, वो इंश्योर करता है, कौन, ये स्कोप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और क्या करता है फिर, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे वो देखता है उसको, ठीक है, और होने नहीं देता उसको कॉन्फ्लिक्ट। फिर क्या करता है, प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी लिमिटिंग एक्सेस के साथ लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर फंक्शन के अंदर लिमिटिंग एक्सेस को, लोकल वेरिएबल को लिमिटेड एक्सेस देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी किसके द्वारा, लिमिटेड एक्सेस के द्वारा, और किसके लिए, लोकल वेरिएबल के लिए, और किसके अंदर, फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब इससे एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल देखो, ये ले लिया हमने कोई भी डेटा टाइप, यहाँ पे नाम लिख दो अपनी मर्जी से, और ये ऐसे करके क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट बना दो, फिर नीचे करली ब्रैकेट बनाओ और उसके अंदर ये लिखो इंट x इक्वल टू 5, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, इंट के बाद कुछ भी x y z कोई भी वेरिएबल ले लो और उसकी वैल्यू चाहो तो डाल दो, ठीक है। ये एग्जांपल हो गए। अब क्या है, यहाँ पे x जो है वो कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड फंक्शन, ठीक है। और हमने इसको यहाँ पे x ले लिया, अब ये फंक्शन के आउटसाइड इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना, यानी इसके बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसके अंदर ही कर सकते हैं, बाहर नहीं, ठीक है। अब क्या है, सी फंक्शन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है। हमको एक प्रोग्राम दिया गया है, उसका क्या, किस चीज़ का है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक नंबर में। तो चलो देखते हैं प्रोग्राम।
तो देखते हैं इसमें क्या है। देखो पहले तो हमने इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिख दिया, उसके बाद में हमने इंक्लूड मैथ्स डॉट एच क्यों लिखा, क्योंकि हमको मैथमेटिकली ऑपरेशन करना है, यानी मैथ्स का हमको कुछ करना है, इसलिए हमने ये लिया। ठीक है, ये नहीं लेंगे तो फिर थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, फिर हमने एक फंक्शन लिया, कोई भी फंक्शन ले लिया। ठीक है, वॉइड तो लेना ही है, फिर यहाँ पे कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से। फिर यहाँ पे लिखना है डबल क्यों लिया, क्योंकि हमको पॉइंट में आंसर चाहिए, लंबे पॉइंट में। फ्लोट होता है पॉइंट के लिए, बट डबल इसका भी डबल होता है पॉइंट फ्लोट का भी। ठीक है, इसलिए लंबा पॉइंट आंसर आएगा इसलिए। ठीक है, और इसका जो होता है क्या बोलते हैं स्पेसिफायर, वो होता है %2f। ठीक है, खैर तो ये ले लिया हमने और एक वेरिएबल लिख दिया। अब क्या किया, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट चालू करने का, यहाँ से नहीं। ठीक है, फिर क्या किया हमने, प्रिंट एफ लिखा, स्क्वायर रूट ऐसे लिख दिया कि इसका फाइन करो स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या, स्क्वायर रूट ऑफ %2f, यानी दो इसका 2f क्या आएगा, मतलब डबल का क्या होता है 2f होता है। ठीक है, तो %2f लिख दिया और इस %2f, और उसके में क्या किया, नंबर ले लिया जो यहाँ पे हमने डाला था, और स्क्वायर SQRT नम जो यहाँ पे हमने लिखा है, 1 मिनट, वो कहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा होगा शायद। ठीक है, देख लेंगे आगे जाके। ठीक है, यहाँ पर डबल लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो SQRT शायद इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, जो यहाँ लिखा रहेगा। ओके ठीक है, गॉट इट। ये SQRT एक मैथ्स हम यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया ना इंक्लूड वाला, तो ये मैथ्स का एक स्क्वायर रूट का ये क्या बोलते हैं सिंटैक्स है। ठीक है, तो अगर हम ये लिख देंगे तो ये हमको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में ये लिखना है, ताकि ये ऑटोमेटिकली इसका स्क्वायर कर दे। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, फिर इसको क्लोज किया इस ब्रैकेट को। अब हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा डबल और नंबर डेटा टाइप लिखा और नंबर वेरिएबल लिखा। उसके अंदर क्या किया, इसको प्रिंट किया, एक नंबर डालो। फिर हमने स्कैनअप लिया, LF भी ले सकते हैं, और %2f या %2f जो चाहो ले सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर क्या है, एंड नंबर डाल दिया। सब तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आगे फर्स्ट स्टेप में कर ही दूंगा मैं। फिर क्या है, फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, नंबर कहाँ से लिया, ये वाला। ओके, फिर रिटर्न 0 किया, फिर हमको स्क्वायर रूट इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल था, स्क्वायर रूट का मैथ्स के अंदर। तो इसके अंदर क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आया 7 में ही। चलो कुछ भी याद रख लेना, कैसे फाइंड करना है वो देख लो। स्कोप पूछे तो ये पहले लिख देने का, ये लिखने का और क्या करने का, एक एग्जांपल लिख देने का। अगर एग्जांपल मांगा हो तो इसमें एग्जांपल नहीं मांगा था, तो इतना ही लिखना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन, पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, हमको पॉइंट आउट करना है क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन का उसका मीनिंग। ठीक है, तो अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज रिटन बाय द प्रोग्रामर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इट इज़ नॉट बिल्ट इनटू द लाइब्रेरी। ठीक है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, एक रिटर्न है, कहाँ पे, प्रोग्रामर के द्वारा लिखा गया है, वो क्या परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और ये कोई बिल्ट नहीं हुआ है किसी लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, इट इज़ नॉट बिल्ट इनटू द लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी के अंदर बनाया नहीं गया है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है इंट मल्टीप्लाई इंट A इंट B। इंट ले लिया हमने डेटा टाइप, और मल्टीप्लाई अपनी मर्जी से जो चाली अपना नाम ही लिख दो यार यहाँ पे। ठीक है, पर हमको मल्टीप्लाई करना है इसलिए हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। ओके, फिर यहाँ पे इंट A इंट B लिख देना, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर्स। ठीक है, 2 पैरामीटर्स लिखना होंगे, एक भी लिख सकते हैं, पर अगर आपको छोटा लिखना है कोड तो 2 लिख देने का अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर, और यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न A प्लस A इंटू B, यानी मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए A इंटू B लिख दिया, A स्टार B। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम फंक्शन चालू करेंगे और फिर वैल्यू हो जाएंगे, पर उतना हमको लिखने की जरूरत है क्योंकि हमको एग्जाम्पल नहीं पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल ये लिख देना है क्योंकि ये तो लिखना पड़ेगा ताकि समझ में आए कि हाँ बताना क्या चाह रहा है। लेकिन उसके बाद एग्जाम्पल होते हैं पूरा, देखो इतना लिखोगे तो पूरा एग्जाम्पल नहीं होंगे और चलेगा, मैडम मार्क्स दे देंगे, हम सर होंगे जो भी होंगे। लेकिन अगर एग्जाम्पल पूछे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा ताकि फुल मार्क्स मिले। चलो आगे आते हैं 9th क्वेश्चन पे। व्हाट इज मीन्ड बाय लाइब्रेरी फंक्शन, तो देखते हैं लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब क्या है। तो लाइब्रेरी फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय C लाइक printf, scanf, SQRT एक्सेट्रा। देखो मैंने बोला था ना SQRT को हो सकता है मैथमेटिकली, ये ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं। ठीक है ना, तो लाइब्रेरी में क्या क्या इंक्लूड है, printf, scanf, SQRT, ठीक, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी पहले से ही डिफाइन कर दिया कि इसका ये वैल्यू होगा। ठीक है, और वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, C लैंग्वेज के द्वारा। जैसे कि उसमें एग्जांपल ये तीनों देख लो आप, printf, scanf और SQRT। ठीक है, और ये जो फंक्शंस है वो क्या इंक्लूड करता है, हेडर फाइल्स को। ये जो है ये हम इस्तेमाल कब कर सकते हैं, जब ऊपर हमने ये मैथ्स का है, ठीक है, तो ऊपर मैथ्स का अगर लिखे रहेंगे ना हेडर फाइल, जैसे maths.h, तभी ये इस्तेमाल होगा, वरना इस्तेमाल ये नहीं होगा। इसलिए बोला था कि इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये रहा हमने लिखा है, ये इसके ऊपर जो लिखा था हमने इंक्लूड वाला maths.h वाला, तो ये किसके लिए होता है, SQRT फंक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए मैथ्स लिखना जरूरी है अगर इसको फाइंड करना है तो। ठीक है, अगला आते हैं 10th क्वेश्चन, डेवलप नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न इन अ फंक्शन। ठीक है, हमको क्या डेवलप करना है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हो और ना ही वैल्यू हो, ऐसा इसको डेवलप करना है फंक्शन के अंदर। ठीक है,
कोई रिटर्न वैल्यू ना हो, मतलब उसके एक एग्जांपल लिखने हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हमने पहले ये डाल दिया, सबको पता है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच डालना है ये वाला, ठीक है। फिर हमने वॉइड डाला, देखो वॉइड हमने डाला लेकिन वॉइड ना लिखो तो बेटर रहेगा, इंट लिखो, क्योंकि देव सी प्लस में ये वॉइड काम ही नहीं करता है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ वॉइड लिखा है, सही है, सही, सॉरी ये सही है, ये फंक्शन है ना, मैं भूल गया था, हाँ था, यहाँ पे वॉइड ही लिखना होगा आपको, ठीक है। इंट भी ले सकते हो पर वॉइड लिख दो बेटर रहेगा। तो वॉइड लिख दिया हमने, कोई भी नाम यहाँ पे लिख दिया फंक्शन का नाम, ठीक है, लिख दिया। फिर इसको ये बना दिया ब्रैकेट को, फिर इसको यहाँ लिखना, इसके ऊपर सीधा यहाँ इसको करली ब्रैकेट को, फिर यहाँ पे लिख दिया हेलो वेलकम, प्रिंट करो। अब क्या किया हमने, फंक्शन स्टार्ट किया, अब मेन फंक्शन है, ठीक है। तो इंट देखो, इंट ले रहे हैं ना लोग, तो इंट लेने का ज़्यादा अच्छा रहता है। इंट में लिया, फिर इसको वापस यहाँ रखने का, ठीक है, करली ब्रैकेट को। फिर यहाँ पे लिख दिया ग्रीड, ग्रीड का ये फंक्शन को हमने क्या किया, प्रिंट करवाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फंक्शन बनाया ग्रीड, तो ग्रीड को अगर प्रिंट करते ग्रीड करके इस तरह से पैरेंथेसिस बना के सेमीकोलन डाल देने का, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, बोल भी नहीं पा रहा, पैरेंथेसिस, ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं। और यहाँ पे हमने सेमीकोलन डाला, फिर रिटर्न 0 कर दिया, और हमको वैल्यू मिलेंगे किसके, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कहाँ है, इसके अंदर है, और इसको प्रिंट करना है, यानी ये वाला प्रिंट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो हियर ग्रीट हैज़ नो आर्ग्यूमेंट एंड डजंट रिटर्न अ वैल्यू, इसमें आर्ग्यूमेंट है क्या कोई नहीं, सिर्फ फंक्शन बनाया और हमने प्रिंट कर दिया। इसमें आर्ग्यूमेंट, यहाँ इसके अंदर आर्ग्यूमेंट होता है, नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि कोई भी आर्ग्यूमेंट के बिना, कोई भी रिटर्न वैल्यू के बिना एक फंक्शन बनाओ, तो बना दिया हमने और हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। रिटर्न वैल्यू कोई नंबर है इसमें, जैसे सॉरी इसमें कोई रिटर्न लिखा हमने, रिटर्न वैल्यू नहीं लिखा, इसमें हमने आर्ग्यूमेंट लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा, तो यही हमारा एग्जांपल हो गया, ओके। अब आगे आते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स, इन दोनों का डिफरेंस करना है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो चलो पहला एस्पेक्ट देख लेते हैं, डेफिनेशन, स्कोप और एग्जांपल। छोटे आंसर है, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना, बड़े आंसर अपने थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना। वैसे एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा शायद, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है उसका डेफिनेशन देखते हैं। तो वेरिएबल्स इन द फंक्शन डेफिनेशन, तो जो फंक्शन डेफिनेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, उसका डेफिनेशन, ठीक है। फिर स्कोप क्या होता है फॉर्मल पैरामीटर्स में, तो लोकल टू द फंक्शन, ये लोकल होता है फंक्शन के लिए। एग्जांपल इसका वॉइड, फंक्शंस का नाम, और इंट ए यानी आर्ग्यूमेंट, ये होते हैं फॉर्मल, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो वो देखते हैं उसका डेफिनेशन। वेरिएबल्स पास ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, वेरिएबल कब पास होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। फिर स्कोप क्या है, तो आउटसाइड द फंक्शन, अब बाहर, फंक्शन के बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। इसका एग्जांपल्स क्या है, तो फंक्शन 10, ये हो गया एक्चुअल पैरामीटर। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा था हमने वॉइड फंक्शन इंट है, राइट। यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या लिखा, फंक्शन 10। अब ये कहाँ, यहाँ पे नहीं आएगा, ये नीचे आया है, नीचे डायरेक्ट इसको कॉल करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ये क्या है, ये फॉर्मल हो गया, ये एक्चुअल हो गया, सिंपल सी बात, ये दोनों डिफरेंस ऐसे कर देने का, एग्जाम में खत्म। अब यहाँ पे 12 एंड 13, तो 12 एंड 13 दोनों सेम क्वेश्चन थे ना, इसलिए सबको दोनों को एक ही मिला दिया इसने, ठीक है। तो एक्सप्लेन एंड डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, ठीक है। और क्वेश्चन 6 में भी इसका डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका जो मैंने बताया ऊपर 6 में भी है इसका आंसर, तो उसको पढ़ लेना, इसको भी पढ़ लेना, दिमाग में बैठ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, ठीक है। चलो तो अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पास बाय वैल्यू क्या है, तो ओनली अ कॉपी इज पास्ड, एग्जाम्पल, इस पास बाय वैल्यू का मतलब सिर्फ कोई एक कॉपी ही पास होगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ पास नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है वॉइड फंक्शन इंट एक्स, तो एक्स इक्वल टू 20, ठीक है। ये क्या है, कॉपी पास हो। अब देखो ये यहाँ पे बना के छोड़ दिया, इसको नीचे लिखना वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो ये हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट चालू करेंगे, फिर एक्स इक्वल टू 20 लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट नीचे बंद करेंगे, ताकि ये सिंपल लगे। ऐसे हार्ड लग रहा होगा पर ये हार्ड नहीं है, सिंपल एक तरह से, ठीक है। ये क्या था, पास बाय वैल्यू, इस तरह से करते हैं पास बाय वैल्यू। अब देखते हैं पास बाय रेफरेंस क्या होता है, यानी किसी के द्वारा पास करो, इसको डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू डाल दिया, पास कर दिया, हो गया। अब इसको क्या किसी और के द्वारा हमको पास करना है, तो देखो पास बाय रेफरेंस, तो एड्रेस इज पास्ड मॉडिफाइंग द एक्चुअल वेरिएबल। एग्जाम्पल क्या है उसे देख लेते हैं। एड्रेस क्या होता है, पास होता है कब, मॉडिफाई करके एक्चुअल वेरिएबल को। कैसे देखते हैं, हमने लिख दिया वॉइड, फंक्शन के नाम लिख दिए, फिर इंट पॉइंटर एक्स लिखा। पॉइंटर क्या करता है, उसको पॉइंट करता है, और फिर एड्रेस क्या करता है, उस पॉइंटर के एड्रेस में घुसता है। लेकिन ये हमने पॉइंटर इधर किया, अब इस पॉइंटर को हमको यहाँ लाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर पॉइंटर लगाया, इधर भी पॉइंटर लगाया, लेकिन इसके अंदर घुसना होगा, इसके एड्रेस के अंदर, तो हमको एंड पर्सन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है ना। तो वो छोड़ो, फंक्शन इस्तेमाल किया, इंट पॉइंटर एक्स लिखा, फिर यहाँ पे वापस से पॉइंटर एक्स इक्वल टू 20, यानी हमको इसके एक्स की वैल्यू क्या डाल दिया, 20 डाल दिया फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, पास बाय रेफरेंस। इसमें क्या किया था, डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया, और इसमें क्या किया, हमने पॉइंटर डाल के मतलब एक दूसरे को पास किया, कि ये वाला पॉइंटर जो है ना, ये एक्स पॉइंटर, ये इसको पास हो जाए, ये इसको पास हो, ऐसे एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या डायरेक्ट हमने वैल्यू डाल दी, इसमें पास करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें बस खाली 20 लिख दो, समझ में आ जाएगा हाँ एक्स का ये है। लेकिन इसमें क्या है, इसको हमने इधर पास किया बाय रेफरेंस, ओके। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट रिकर्सिव फंक्शन विथ सैम्पल कोड। हमको एक्सप्लेन करना है डिटेल में क्या, रिकर्सिव के बारे में, रिकर्सिव फंक्शन के बारे में एक सैम्पल कोड के साथ, यानी इसमें कोड भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले तो लिखते हैं अ रिकर्सिव, एक मिनट, अ रिकर्सिव कॉल्स, अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल इटसेल्फ विथ अंटिल अ टर्मिनेशन कंडीशन इज मेट। ठीक है, अब क्या है, रिकर्सिव फंक्शन क्या करता है, कॉल करता है खुद से कॉल करता है, क्या करता है, खुद से कॉल, अंटिल, कब करता है ये, जब तक टर्मिनेशन कंडीशन इज मेट, जब तक टर्मिनेशन कंडीशन मिल ना जाए तब तक वो खुद से कॉल करता है। एक रिकर्सिव फंक्शन खुद से कॉल करता रहता है जब तक टर्मिनेशन कंडीशन यानी खत्म होने वाला कंडीशन मिल ना जाए। ठीक है, अब उसका एग्जांपल देखते हैं। तो प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का इसमें एग्जांपल दिए गए हैं। तो चलो देखते हैं, ये लिख दिया हमने, उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पे बनाया क्या हमने फंक्शन, तो इंट लिखा, इंट डेटा टाइप वॉइड लिखो या इंट लिखो अपनी मर्जी से, नंबर करना है इसलिए हमने इंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और फैक्टोरियल लिया क्योंकि हमको फैक्टोरियल फाइंड करना है इसलिए। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पैरामीटर इंट एंड, चाहे आप लिखो इंट एंड 4 एन, पर यहाँ पे नंबर का करना है इसलिए हमने इंट एंड लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यहाँ चालू करना है, यहाँ से नहीं, याद रखना, बार बार नहीं बोलूँगा, इसको यहाँ चालू करना है, कर्ली ब्रैकेट ऑन, फिर लिखना है इफ एन इक्वल टू 0 रिटर्न 1 एल्स रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, फैक्टोरियल का फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, देखो अगर n की वैल्यू 0 होता है ना तो रिटर्न कर दो 1, सीधा 1 लिख दो, और अगर नहीं होता है तो हमको क्या करना है, जो हमको n की वैल्यू ना उसको मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल से, यानी कि पहले तो हमको n 0 है, 0 माइनस 1 कितना होता है 1, और उसका 1 हो गया। ठीक है, और ये क्या है n माइनस 0, तो 0 मल्टीप्लाई 1 तो 0 ही हो जाएगा एक तरह से। ठीक है ना, यानी कि या तो 1 प्रिंट होगा या तो 0 प्रिंट होगा। ठीक है ना, तो अगर n 0 होता है तो प्रिंट कर दो 1, और अगर n 0 नहीं होता है तो प्रिंट करो 0, मतलब सिंपल सी बात है, n तभी भी 0 ही होगा। ओके, चल छोड़ो, तो n माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरह से 0 माइनस 1 हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, हाँ शायद, तो मेरे हिसाब से प्रिंट होगा या तो 1 या तो माइनस 1, देखते हैं अभी क्या है, इसका अगर वैल्यू लिखा है तो पता चल ही जाएगा। ओके, खैर ये हमने प्रोग्राम बना दिया, क्या ये लिखा, ये तो आपको मालूम होगा, ये लिख दिया डेटा टाइप, ये फंक्शन का कुछ भी नाम, फैक्टोरियल का इसलिए फैक्टोरियल का नाम, फिर इंट पैरामीटर डाल दिया, फिर इसका ब्रैकेट ऑन किया कर्ली वाला, फिर इस पर लिख दिया कंडीशन, कंडीशन के बाद क्या किया हमने, देखो कंडीशन इसमें लिख दिया n इक्वल टू 0, फिर रिटर्न 1, और एल्स क्या किया हमने, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल, फिर n माइनस 1, फैक्टोरियल कहाँ से लिया, इसको क्या किया हमने n माइनस 1, यानी कि -1 होना चाहिए, 0 यानी 0 माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है ना, कर छोड़ो, ये कर दिया हमने, फिर इसमें फंक्शन डाला, फिर n इक्वल टू 5, हम नंबर इक्वल टू 5, हमने कितने नंबर डाल दिए 5 डालने के बाद क्या किया, फैक्टोरियल परसेंटेज डी, यानी तो अब क्या होगा फैक्टोरियल प्रिंट, यानी फैक्टोरियल किधर, इधर है, इसमें क्या डाला था n, और नंबर क्या पे यहाँ पर डाला था, नंबर क्या है 5, तो 5 और फैक्टोरियल ऑफ 5 कितना होगी, तो मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए ना। देखो एक मिनट, यहाँ पे 5 डाला, फिर हमने प्रिंट किया फैक्टोरियल यहाँ पे, अब ये प्रिंट क्या होगा, नंबर, ये वाला प्रिंट तो होगा ही होगा, फिर 5 के बाद क्या प्रिंट होगा, फैक्टोरियल नंबर, यानी ये वाला नंबर, और ये वाला क्या है, अगर हाँ अगर ये 0 हो जाता है, 0 तो है नहीं, तो सिंपल बात ये प्रिंट नहीं होने वाली, ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू प्रिंट होने वाली है। ठीक है, यानी एल्स वाला प्रिंट होगा, पहले तो 5 प्रिंट होगा, फिर एल्स वाला प्रिंट होगा, यानी 2 प्रिंट होंगे। ओके, आगे अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बेस्ड कंडीशन स्टॉप्स रिकर्जन इफ n इक्वल टू 0, अगर n 0 हो जाता है स्टॉप ही कर देगा, कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है ना, सीधा 1 हो जाएगा, और अगर नहीं होता 0 तो फिर पूरा प्रोसेस करेगा और हमारा वैल्यू देगा इसका। ओके, रिकर्सिव स्टेप्स का कॉल द फंक्शन इटसेल्फ विथ n माइनस 1, अब n माइनस 1 से उसको कॉल करेगा और जितना वैल्यू इसमें से माइनस करेगा, यानी 5 में से 1 गया 4 आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये 1 कब आएगा, जब 0 होगा, 0 तो आया नहीं, यानी 4 आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, और ये है 4 चैप्टर का। ठीक है, डिफाइन एरे, गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एरे, तो हमको ये दोनों बताने हैं। ठीक है, ये लगता है हम 6 मार्क्स में आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, मैडम के ऊपर है। चलो फटाफट से पढ़ते हैं। डेफिनेशन, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, इट अलाउस मल्टीपल एलिमेंट्स टू बी मैनेज्ड अंडर वन नेम। ठीक है, तो एरे क्या है, एरे एक कलेक्शन है किस चीज़ का, एलिमेंट्स का और सेम डेटा टाइप का। ठीक है, और स्टोर क्या करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, स्टोर कहाँ करता है, देखो एरे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है सेम डेटा टाइप का जो स्टोर करता है एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, और ये अलाउ क्या करता है, इट अलाउस मल्टीपल एलिमेंट्स टू बी मैनेज अंडर वन नेम, और ये अलाउ करता है मल्टीपल जो अनेक एलिमेंट्स होते हैं वो मैनेज कर सके एक ही नाम में, एक ही नेम में उसको मैनेज कर सके। ठीक है,
अगला एडवांटेजेस क्या है, इसके 3 एडवांटेजेस है और 3 डिसएडवांटेजेस है, यानी फ़ायदे और नुकसान। तो पहला फ़ायदा देखते क्या है, ईजी टू एक्सेस एंड मैनेज मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग एन इंडेक्स, यानी कि ये आसान होता है एक्सेस करना और उसको मैनेज करना मल्टीपल एलिमेंट्स को किसका इस्तेमाल करके, इंडेक्स का इस्तेमाल करके। इसके अंदर इंडेक्स होता है एरे के अंदर। फिर क्या है, रेड्यूसिस कोड साइज बाय अवॉइडिंग सेपरेट वेरिएबल डिक्लेरेशंस, यानी क्या करता है, कोड का साइज को छोटा कर देता है और अवॉइड करता है सेपरेट वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि जो ज़्यादा वेरिएबल डालना पड़ता है ना, सबको अलग अलग वेरिएबल बनाओ, तो उसको क्या करता है, अवॉइड कर देता है ये, ठीक है, हटा देता है। फिर अलाउस ईजी इटरेशन यूजिंग लूप्स, ठीक है, और ईजी करता है उसको लूप को पूरा घूमने में और आंसर देने में, आउटपुट देने में, ठीक है, तो आसान करता है, ये इसके एडवांटेजेस है। अब इसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो पहला है फिक्स्ड साइज विच कैन नॉट बी चेंज्ड एट रन टाइम, इसका साइज फिक्स रहता है कि हाँ अगर 8 है तो 8 ही रहेगा, 10 कम नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है, रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते इसको, ओके। और ये क्या है, कैन नॉट स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है, हम स्टोर नहीं कर सकते एलिमेंट्स को डिफरेंट डेटा टाइप्स में, यानी कि हम कोई भी एलिमेंट अलग अलग डेटा टाइप का स्टोर इसमें नहीं कर सकते, ओके, किसमें, एरे में। इसका डिसएडवांटेज यही है। थर्ड, इंसर्टिंग और डिलीटिंग एलिमेंट्स कैन नॉट बी इंसर्टिंग और डिलीटिंग एलिमेंट्स कैन बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, हम कोई एलिमेंट डालेंगे या डिलीट करेंगे उसको तो क्या होगा, थोड़ी मुश्किल हो सकती है इसमें, तो ये इसका डिसएडवांटेज है किसके, एरे के। चलो आगे देखते हैं। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ 1D एरे, तो चलो हमको पहले 1D एरे को क्या करना है, डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज करना है। तो पहला करते हैं डिक्लेरेशन एंड डिक्लेयर करते हैं। चलो, तो हमने लिख दिया डेटा टाइप एरे नेम साइज, यहाँ पर लिख दो आप इंट, यहाँ पर लिख दो ए और साइज लिख दो 20 100, जो लिखना लिखो, इस तरह से इसका एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, इसका ये हुआ डिक्लेरेशन। अब इसके एग्जांपल, डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। तो इंट नंबर्स डाल दिया हमने, फिर इसको डाल दिया। अब यहाँ तक डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसको पूरा कि 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, गलत, 5 से 0 से स्टार्ट होता है। वैसे 1 से भी कर सकते हैं, पर 0 से भी कर सकते हैं और 1 से भी, तो आपके ऊपर डिपेंड। चलो मैं 5 करता हूँ, चलो 1 से करता हूँ स्टार्ट। तो 1 2 3 4 5 ले लिया हमने एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसको क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, इनिशियलाइज करेगा उसको, ठीक है। चलो, तब एक्सेसिंग क्या होगा, अब प्रिंट एफ लिखेंगे हम, % लिखेंगे, नंबर 0 प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, हाँ यहाँ पे 0 से लिया गया है, ठीक है। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 लिखे हुए हैं, तो 5 से कम होने चाहिए, लेकिन 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 5 एलिमेंट 4 हो जाएंगे, राइट, एक 0 वाला 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 के 5 ही रहेंगे, बट स्टार्टिंग कहाँ से होगा इसका, 0 1 2 3 4। अब इसमें क्या लिखा है कि प्रिंट करो कौन सा, नंबर 0 वाला, यानी कि ये नंबर 0 है, ये 1 है, तो हमको प्रिंट 10 करेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 प्रिंट करने वाला है ये। अगर हम लिखते हैं 5 प्रिंट करो तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 5 नहीं है इधर, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है ही नहीं, ठीक है। तो हमने 5 लिया क्योंकि 5 एलिमेंट्स लेने थे, लेकिन ये काउंट कैसे करेगा इसको, ये 0 इसको काउंट करेगा, ठीक है ना। फिर 1 2 3 4, उसका आप देखो, तो हमने 0 लिखा तो हमको प्रिंट होगा 10, सिंपल सी जवाब, ओके। आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ 2D एरे, वो था 1D एरे का एग्जांपल। अब आते हैं 2D एरे का। तो 2D एरे क्या देखते हैं, वही फिर डेटा टाइप, एरे नेम, और यहाँ पे 2 रो और कॉलम। 2D एरे का मतलब ही होता है मैट्रिक्स, ठीक है, 2 × 2 या 2 × 3, जो भी है, चलो 3 × 3, सॉरी, ओके। तो ये लिख दिया हमने। अब इसका एग्जांपल बनाना, तो पहले हमने लिख दिया इंट, फिर एरे का नाम इंट ए, फिर इसमें लिख दिया 5, इधर लिख दिया 6, ठीक है। इस तरह से 5 6 का मैट्रिक्स बना दिया। पर यहाँ 2 2 का बनाया एग्जांपल, ठीक है, 2 2 का बनाया, तो देख लो, इंट ले लिया, मैट्रिक्स ले लिया, और मैट्रिक्स कर रहा है इसलिए 2 2 का मैट्रिक्स बना दिया, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, और इसके अंदर ये डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये डाल दिया, ठीक है, और ये डाल दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो देखो अब क्या है, 1 2 3 4, ये क्या हो गया इनके 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, 2 रो है, 2 कॉलन है, ओके। अब क्या इस एग्जांपल हो गए 2D के। अब इसको देखते हैं, प्रिंट है % मैट्रिक्स 0 1, 0 और 1। अब इसमें 0 1 क्या है, 0 1, यानी ये दोनों ही प्रिंट करने वाले हैं, ओके। तो क्या करेगा, एक्सेस सेकेंड एलिमेंट इन द फर्स्ट रो, ओके, सॉरी, 0 और 1 फर्स्ट रो को, सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट रो के अंदर, यानी ये फर्स्ट रो है, इसमें सेकेंड रो, फर्स्ट रो का क्या है, सेकेंड एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट रो है ये, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या करेगा, ये एक्सेस करेगा। 1 मिनट, 0 1 0 1, तो 0 से स्टार्ट हुआ ये 1 ये, तो 1 ये हो गया, और प्रिंट क्या होगा फिर, 1 मिनट, ठीक है।
हमने कहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा, मैट्रिक्स 0 और 1। इसमें 0 क्या है, ये वाला, 1 क्या है, ये वाला। अब ये प्रिंट क्या करेगा, 0 या 1, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये इसमें जैसे लिखा हुआ है कि एक्सेस करेगा सेकंड एलिमेंट को, यानी कि ये करेगा 2 प्रिंट होने चाहिए फिर, ऐसा है तो ठीक है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, आप एक बार ट्राई करना तो पता चल जाएगा लैपटॉप में। आगे आते हैं, चलो एग्जाम्पल लिखते हैं, हमको समझाने नहीं थे, ठीक है। 4 क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन स्ट्रिंग, हाउ इज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड, एक्सप्लेन स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस। चलो देखते हैं, हमको स्ट्रिंग को डिफाइन करना है और उसका डिक्लेयर हम कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो बताना है, एक्सप्लेन करना है इनपुट आउटपुट फंक्शन को, ठीक है। तो चलो डेफिनेशन क्या है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड विथ अ नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर इसको बोलते हैं /0, याद रखना, ठीक है। नल कैरेक्टर किसको बोलते हैं, /0 को। तो क्या करना है हमको, इसका डेफिनेशन क्या है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो टर्मिनेट करता है किसके साथ, नल कैरेक्टर के साथ उसको टर्मिनेट करता है, यानी कि शुरुआत होता है और ख़त्म कहाँ करता है उसको, इस तरह से यहाँ ये डाल के ख़त्म करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। अब क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ इनिशियलाइजेशन, तो देख लेते हैं। 4 कैरेक्टर, str स्ट्रिंग, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्जी, ABCD, और उसके अंदर क्या लेना है, कितना लेना है हमको, 10 लेने हैं, तो 10 लेटर्स लेने हैं, तो लिख दिया हमने। फिर हेलो 1 2 3 4 5 ही प्रिंट होंगे, ओके। तो क्या लेटर्स है या वर्ड है, खैर वो ट्राई कर लेना, पता चल जाएगा। अब देखो, तो ये हेलो लिख दिया हमने, तो क्या लिखा 4, फिर वेरिएबल के नाम और उसका एरर डाल दिया, और उसके बाद में इसका लिख दिया हेलो, ठीक है। हेलो प्रिंट करना है, तो इनिशियलाइज हम क्या करते हैं, हेलो के साथ, हेलो मतलब कुछ भी लिख सकते हो आपकी मर्जी। उसके बाद क्या किया हमने, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन देखते हैं इसका। ये देखो, ये सिर्फ सवाल पूछा था, एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है वो बता दिया। स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो टर्मिनेट करता है नल कैरेक्टर के साथ। इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो इस तरह से डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। अब क्या है, एक्सप्लेन और इनिशियलाइज नहीं हो तो क्या, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इनपुट आउटपुट। तो चलो देखते हैं इनपुट आउटपुट। तो ये रहा इनपुट यूजिंग स्कैनअप और आउटपुट यूजिंग प्रिंटअप। सबको मालूम है कि इनपुट लेते हैं स्कैनअप से और आउटपुट लेते हैं प्रिंटअप से, नहीं मालूम तो सीख लो अभी। 4 मतलब इसको हमने डाल दिया वेरिएबल कैरेक्टर 4, नेम डाल दिया कुछ भी, और 20 हमें 20 लेने इसलिए। फिर हमने स्कैनअप %s। अब देखो यहाँ पे आप इस स्पेसिफायर में या तो %c लिखो या s लिखो। s फॉर स्ट्रिंग होता है, c फॉर कैरेक्टर होता है। यहाँ पे कैरेक्टर हमने लिया है, पर रेस्ट से भी कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है, ठीक है। एरे का जब इस्तेमाल करते तब, ठीक है। तो ट्राई करना, पता चल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सिंगल वर्ड को ये क्या करेगा, रीड करेगा सिंगल वर्ड को। जैसे कि एक अभी लिख दिया हमने नेम, यहाँ पे 20, ठीक है। अब सिंगल वर्ड जो 20 लेटर्स के होंगे, ठीक है। अब ये देखो, फिर हमने ये क्या है, एक वर्ड को रीड करेगा, हम कुछ भी डालेंगे ना तो वो रीड करेगा, ठीक है। अब हमको 2 वर्ड लिखने हैं, तो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे %s 2 बार लिखने पड़ेंगे, तो हमको 2 वर्ड को रीड करेगा। अभी सिंगल है क्योंकि सिंगल वर्ड को ही रीड करेगा, ठीक है। अब आउटपुट क्या होगा इसका, तो प्रिंट f %s नेम। इसमें क्या किया, इसमें गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। हाँ गड़बड़ तो है, देखो यहाँ स्कैनअप हमने लिया है ना, तो यहाँ पे हमको एंड डालने पड़ेंगे, नेम के पहले एंड डालने पड़ेंगे, ठीक है, स्कैनअप में, ओके। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नहीं, प्रिंटअप में नहीं डालते, प्रिंट में डायरेक्ट कॉमा करके नेम लिख के फिर प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एंड डालना पड़ता है, लेकिन इसमें एंड क्यों नहीं है, या तो ये मिस्टेक है या तो फिर स्ट्रिंग में ऐसा, पर ऐसा तो नहीं होता है। पर एक बार ट्राई कर लेना भाई, पता चल जाएगा आंसर अपने आप ही, ओके। और इसके एग्जांपल देखते हैं। अब ये हो गया हमारा इनपुट आउटपुट। इनपुट क्या है, स्कैनअप, आउटपुट क्या है, प्रिंटअप। इसका लिख देना इस तरह से एग्जांपल, इसका लिख देना इसकी तरह का एग्जांपल, ओके। अब अगला आते हैं एग्जांपल। इसका पूरा एग्जांपल देखते हैं क्या है। हाँ पूरा एग्जांपल नहीं है, मतलब आधे एग्जांपल है। चलो तो इसमें एग्जांपल लिखे थे क्या, नहीं, पर लिख देते हैं। चलो 4 स्ट्रिंग 20 लिख दिया, प्रिंट एंटर योर नेम, स्कैनअप str, ठीक है, और प्रिंटअप हेलो %s str, ठीक है। इसमें शायद एंड पर्सन नहीं आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, दोनों में नहीं, इसलिए इसका मतलब एरर नहीं होगा। ये होगा तो कर लेना एडिट, और क्या, तो ये कर देंगे ना। तो इसके एग्जांपल हो गए। अब किसके एग्जांपल थे, ये थे एग्जांपल स्ट्रिंग के। चलो आगे आते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस विथ एग्जांपल्स। तो स्ट्रिंग क्या करता है, हैंडल करता है फंक्शन को एग्जांपल के साथ, वो हमको लिखना है ऐसा, ठीक है। चलो देखते हैं कॉमन स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। तो इसके फंक्शन क्या है, str len, str cpy, str cat cat, str cmp, ये 4 के 4 है, ठीक है। अब इसके पर्पस क्या है वो बताना है, उसके एग्जांपल बताऊंगा। तो पहले str len का क्या है, तो वो फाइंड करता है लेंथ को स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि कितने उसमें लेटर्स है, वो लेंथ उसको फाइंड करेगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। str len, ठीक है। तो उसका कैसे लिखते हैं, str हेलो, फिर रिटर्न होंगे 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है ना, इसलिए ये काउंट करेंगे लेटर्स को, ठीक है। वर्ड का भी बताऊंगा, ये लेटर्स को काउंट करेगा, ओके। तो क्या है इसका, str len फंक्शन है,
ये है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन विद एग्जांपल, ठीक है। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन क्या होते हैं, ये 4 होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रिलिन कॉपी, str कैट, str cmp, ठीक है। अब इसमें str एलियन क्या है, एलियन से पता चल रहा है कि लेंथ होगा, तो लेंथ यानी कि लेटर फाइंड करेंगे किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। फिर str cpy यानी क्या करता है, कॉपी करेगा एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में, जैसे लिख देंगे str cpy डेस्ट हेलो, कॉपीज हेलो टू डेस्ट, ठीक है। अब हमारा देखो, हमको यहाँ पे वो लिखना है जिसको कॉपी करना है, और जहाँ पे कॉपी करवाना है वो यहाँ लिखना है, ठीक है। str cpy में कॉपी करना तो मालूम चल गया हमको, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करो, ठीक है। तो हमको पहले 2 चीज़ बनाने पड़ेंगे, हमको 2 वैल्यू डालने पड़ेंगे, मतलब 2 हेलो वर्ल्ड, मान लो हमने 2 बनाया, एक हेलो बनाया एक वर्ल्ड बनाया। अब मान लो कि वर्ल्ड को हमको प्रिंट क्या कर, वर्ल्ड को हमको कहाँ डालना है, इस सॉरी हमको यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है, यहाँ पे हेलो, तो ये हेलो कहाँ चला जाएगा, वर्ल्ड के अंदर जाएगा, यानी वो वर्ल्ड हेलो लिख जाएगा। तो हमको पहले काम करना होगा, पहले हमको इसको हेलो को इधर लिखना होगा, वर्ल्ड को इधर, ठीक है। तो सही से आएगा फिर आंसर, ठीक है। हमको क्या करना है, वर्ल्ड को हेलो के अंदर प्रिंट करना है, ऐसा होगा, राइट, मतलब जोड़ देना है उसको, कॉपी करना है ऐसा। तो फिर क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हेलो की जगह वर्ल्ड समझ लो और यहाँ पे हेलो समझ लो, ठीक है। अब वर्ल्ड को हेलो के अंदर डालना है, तो str cpy का इस्तेमाल करेंगे, अब वो ऑटोमेटिकली उसमें डाला, फिर प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, ओके। फिर आते हैं str cat कैट, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपेंड्स वन स्ट्रिंग टू अनदर, ठीक है। ये क्या करता है, अपेंड्स करता है एक स्ट्रिंग को दूसरे के अंदर, ओके। अब अपेंड्स क्या होता है, ये कंपेयर करेगा, ये अपेंड्स करेगा। एक मिनट, अपेंड्स मैं भूल गया, str कैट क्या होता है, याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा बताऊंगा, प्रोग्राम बता दूंगा, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पर लिख देना है पहला, अब इसको क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, अपेंड्स करना है, ठीक है। तो एड्स वर्ल्ड टू डेस्टिनेशन, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, याद आया, ओके। अपेंड्स यानी ऐड करना होता है। तो देखो, ये है लेंथ फाइंड करने के लिए, ये है कॉपी करने के लिए एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में, और ये है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, ठीक है, ऐड करने के लिए। और ये क्या है, ये कंपेयर करने के लिए, cmp कंपेयर करने के लिए 2 स्ट्रिंग्स को, ठीक है। तो अब इसका देखो एग्जांपल क्या है, इसने हमने पहले क्या किया, यहाँ पर लिख दिया कोई भी हेलो और यहाँ पे वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसको ऐड कर दिया, सीधा हो जाएगा वर्ल्ड प्लस हेलो, तो हेलो वर्ल्ड हेलो हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने अभी इससे बताया था ना कि इसकी जगह, अभी देखो मान लो ये वाला एग्जांपल यहाँ, ये वाला एग्जांपल यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अरे आप समझ जाओ, सीधी सी बात, इसको समझा दो, चलो जो भी होगा देख लेंगे। हेलो को क्या कर देगा, हेलो डेस्ट, प्रिंट क्या होगा यहाँ पे, हेलो डेस्ट, यहाँ प्रिंट क्या होगा, वर्ल्ड डेस्ट, ऐड करेगा, दोनों ही सेम है, ये कॉपी कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं हम, खैर वो अभी फिलहाल 2 ही एग्जांपल से 2 ही बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कंपेयर करेगा, इसकी मान लो एक str cmp हम डाले, या फिर a और b, हमने 2 वैल्यू डाले थे, ठीक है ना। मान लो हमने a की वैल्यू 10 डाला, b की वैल्यू 6 डाला, मान लो। अभी क्या करेगा, रिटर्न्स -1 इफ a लेस देन b। अब एक सवाल है कि अगर a छोटा होगा b से तो क्या करेगा, -1 प्रिंट कर देगा, अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, वही कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, सिंपल सी बात, खत्म। अगर एल्स की वैल्यू डालेंगे तो पता चलेगा ना, एल्स की वैल्यू नहीं डाला इसलिए हम डायरेक्ट बोला कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। आगे आते हैं 6, डिफाइन स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन एनी 4 स्ट्रिंग्स लाइब्रेरी फंक्शंस। चलो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड एज अ कैरेक्टर अरे एंडिंग विथ नल। तो स्ट्रिंग क्या है उसका डेफिनेशन लिखना है और एक्सप्लेन करना है 4 स्ट्रिंग्स लाइब्रेरी फंक्शंस को। चलो पहले देखते हैं। स्ट्रिंग एक कलेक्शन है कैरेक्टर्स का जो स्टोर करता है कैरेक्टर को एरे के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग एक कलेक्शन है कैरेक्टर स्टोर का और वो कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर करता है और उसका एंडिंग होता है नल, ये /0 से, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है। तो हमको 4 बताने हैं। तो चलो पहला है strl, strcpy, strcat और strcmp। ये 4 मैंने ऊपर बताया ऑलरेडी। ये क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन स्ट्रिंग के। तो देखते हैं, पहला इसका एग्जांपल्स करने हैं, चलो करते हैं। तो एक्सप्लेन करने हैं तो इसलिए हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा। तो हमने क्या किया, गेट स्ट्रिंग लेंथ, यानी लेटर्स कितने वो लेंथ से देख बताएगा ये वाला फंक्शन, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा इंट एलियन, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया ABCD, फिर हमने str एलियन लिख दिया और यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया, एग्जांपल कुछ भी लिख दिया ABCD नाम अपना, ठीक है। अब क्या करेगा, फिर printf %d एलियन ये लिख दिया हमने, इसको प्रिंट करो और ये वाला हमने जो फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। अभी क्या करें, इसको काउंट करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे से प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे हमने प्रिंट क्या किया, इसकी वैल्यू क्या है, इसका काउंट करो लेटर, तो इसलिए 7 प्रिंट हो गया। अगला strcpy कॉपी करेगा स्ट्रिंग को, हमने क्या किया, लिख दिया 4 या इंट, यहाँ पे इंट इसलिए लिखा क्योंकि इसमें नंबर काउंट करने थे। अब यहाँ पे हम 4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको कॉपी करने हैं वर्ड को, ठीक है। तो चलो हमने लिख दिया 4 और डेस्ट 10, कुछ भी लिख दिया ABCD लिख दिया 10। अब strcpy कॉपी करने वाला लाइब्रेरी है, ठीक है।
लाइब्रेरी फंक्शन है, तो चलो लिख दिया। अब क्या है, डेस्ट का, अब फिर हेलो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या किया ये क्या करेगा, हेलो को डेस्ट में कॉपी कर देगा, ठीक है। प्रिंट क्या होगा इसका, हेलो डेस्ट, ठीक है, ये प्रिंट होने वाला है, ओके। इन दोनों को कॉपी कर देगा। सॉरी गलती हो गई, डेस्ट क्या है यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, डेस्ट यहाँ पे डाला हुआ है 10, ओके। और हेलो ये रहा, तो हेलो डेस्ट 10, एक मिनट रुक जाओ, 10 प्रिंट होगा, कैरेक्टर है ना, तो डेस्ट प्रिंट, हाँ डेस्ट ही प्रिंट होगा, सॉरी हेलो डेस्ट प्रिंट हो जाएगा, ओके। आगे str कैट कॉन्सेंटेनेट्स 2 स्ट्रिंग्स, ठीक, क्या करेगा, ये 2 स्ट्रिंग को ऐड करेगा। वो क्या कॉपी करेगा, ये ऐड करेगा। तो अब ऐड क्या करेगा, मैंने लिख दिया एक फॉर्म एग्जाम्पल, ठीक है। और str1 कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से, ABCD, यहाँ पे 20 लिख दो, 30 लिख दो, तो आपकी मर्जी। यहाँ पे गुड लिख दिया, फिर strcat कैट किया, फिर string1 इसको लिखा, इसको इसके अंदर ऐड करो, इसको इसके अंदर ऐड करो, ठीक है। तो क्या किया, मॉर्निंग लिख दिया। अब क्या करेगा, अब ये वाला किधर है, ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग हो जाएगा, सिंपल प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमको वो लिखो जो इसके अंदर ऐड करना है, यानी पहले से तो ये है ही, तो इसका वैल्यू क्या है, ये गुड है, तो गुड रहेगा इधर, इसको ऐड करेंगे इसके अंदर, गुड मॉर्निंग सीधा प्रिंट होगा, समझ गए। आगे strcmp कंपेयर करेंगे अब, तो कंपेयर क्या देख लेते हैं, तो इफ़ strcmp एप्पल बनाना लेस देन 0, ठीक है, अगर एप्पल बनाना 0 से कम हो, ठीक है, तब प्रिंट क्या करो, एप्पल इज स्मॉलर, ठीक है। अब इसमें देखो एप्पल लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे हमने आधा लिखा है प्रोग्राम, इसलिए हम बता नहीं सकते किसी नंबर काउंट करेगा या वर्ड, ठीक है, या क्या करेगा। तो मान लो एप्पल छोटा हो बनाना से, तो 0 प्रिंट करो, और लिख दो एप्पल, मतलब अगर एप्पल बनाना से छोटा है तो एप्पल स्मॉलर प्रिंट करो, या अगर बड़ा है तो सिंपल का जो बचेगा वो प्रिंट करेगा, राइट। तो ये होता है कंपेयर करने का, इन दोनों का कंपेयर, शायद ये नंबर कितने वर्ड लेटर है वो काउंट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये 6, तो ये क्या एप्पल छोटा है बनाना से, बिल्कुल सही है, तो प्रिंट हो जाएगा एप्पल स्मॉलर, सिंपल, ओके। ये कंपेयर कर दिया और आंसर मिल गया। आते हैं आप 7 क्वेश्चन पे, डिफरेंस बिटवीन 4 एरे एंड स्ट्रिंग लिटरल। तो करते हैं, एस्पेक्ट क्या है इसके, डेफिनेशन, म्यूटेबिलिटी। तो 4 एरे क्या है और स्ट्रिंग लिटरल क्या है देखते हैं। तो एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, एरे क्या है, कैरेक्टर्स, एरे क्या है, कैरेक्टर्स का एरे है, ठीक है। फिर ये म्यूटेबिलिटी क्या है, म्यूटेबल कैन बी चेंज्ड, ये म्यूटेबल चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल एक वर्ड है पता नहीं क्या है। स्ट्रिंग लिटरल क्या है, कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी, ये ऑलरेडी हमेशा के लिए सेव रहता है, ठीक है, स्ट्रिंग, तो वो ऑलरेडी स्टोर होता है रीड ऑन मेमोरी में, और ये सिर्फ क्या करता है, रीड मेमोरी में रीड करता है सिर्फ, हाँ ऑलरेडी इसमें स्टोर होता है, इसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं। फिर इम्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज, इसको चेंज नहीं कर सकते। इस वाले एरे को हम चेंज कर सकते हैं, 4 एरे को, लेकिन स्ट्रिंग लिटरल को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, म्यूटेबल के फॉर्म में। और इसमें क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है, स्ट्रिंग स्टोर होता है रीड ओनली मेमोरी में, और ये क्या है, एरे है कैरेक्टर्स का, सिंपल। 8 क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज एन एरे एंड राइट द सिंटेक्स फॉर एरे। चलो देखते हैं, तो डेफिनेशन देखते हैं। तो एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड टुगेदर, ठीक है। एरे क्या है, कलेक्शन है किसका, एलिमेंट्स का, सेम टाइप के वैल्यू का, जो कि स्टोर होता है साथ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है इसका सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप, तो लिख दो इंट स्ट्रिंग, तो 4 लिख दो 4, ठीक है। फिर एरे का नाम ABCD, फिर साइज लिख दो जितना लिखना आपको, ठीक है। ये हो गया इसके एरे, और उसके सिंटेक्स दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे इंट लिखो, सॉरी इंट नहीं, यहाँ पे लिखो आप 4, और यहाँ पे लिखो ABCD कोई वेरिएबल नेम, और यहाँ पे साइज लिख दो उसको, बस हो गया इसका सिंटेक्स। अब आते हैं 9 क्वेश्चन पे, डिफाइन अ फ्लोट एरे ऑफ साइज 5 एंड असाइन वैल्यूज, ठीक है। तो हमको क्या करना है, डिफाइन करना है फ्लोट एरे को, और उसका साइज 5 का असाइन वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो पहले फ्लोट ले लिया हमने, नंबर्स ले लिया, ठीक है। इसका एग्जांपल कर देने, डेफिनेशन क्या लिखोगे, ये देख के समझते हैं डेफिनेशन क्या लिखना है, ठीक है। फ्लोट एरे इज एन एरे दैट कलेक्ट द पॉइंट वैल्यू ऑफ नंबर्स, ऐसे बना देना है डेफिनेशन और लिख देना है। खैर एग्जांपल देखते हैं। तो फ्लोट एरे फ्लोट नंबर्स लिख दिया, फ्लोट ले लिया इधर से, नंबर्स कोई वेरिएबल लिख दिया, और हम 5 बना दिए, 5 उसके क्या बना दिए, एरे 1 2 3 4 5, यानी कि 0 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। ये हमने पॉइंट वाले लिख दिए अंदर। अब क्या हो गया इसका एग्जांपल, असाइन वैल्यू कर दो सीधा, ये 5 बना दिया हमने, साइज 5 मांगा इसलिए 5 बना दिया हमने, और इसके असाइन वैल्यू कर दिया हमने, खत्म, यही क्वेश्चन था भाई। अच्छा 10 क्वेश्चन पे आते हैं, वाई आर एरेस नीडेड, एडवांटेजेस ऑफ एरेस, ठीक है। तो एरे जरूरत क्यों होता है और उसका एडवांटेजेस क्या है वो बताना है। तो वाई नीडेड, क्यों जरूरत होता है, टू स्टोर एंड मैनेज मल्टीपल वैल्यूज एफिशिएंटली यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल। तो क्या करता है, ये स्टोर करता है किसको और मैनेज करता है मल्टीपल वैल्यूज़ को एफिशिएंटली
किसके यूज़ करके, सिंगल वेरिएबल के, ठीक है। उसका में क्या एडवांटेजेस, फर्स्ट है एफिशिएंट डेटा स्टोरेज, बहुत कम डेटा स्टोरेज लेता है, इजी टू यूज़ विथ लूप्स फॉर रिपीटिव टास्क, आसानी से यूज़ कर सकते हैं लूप के साथ जो रिपीट होता रहता है टास्क, ठीक है। थर्ड, हेल्प्स ऑर्गेनाइज डेटा लॉजिकली, हेल्प क्या करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को लॉजिकली, ओके। अगला आते हैं 11 क्वेश्चन पे, व्हाट हैपन्स व्हेन यू एक्सेस द एरे बियॉन्ड इट्स साइज, क्या होगा जब आप एक्सेस करोगे एरे को उसके साइज़ के बाहर, उसके साइज़ के लिमिट्स के भी बाहर, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सेसिंग बियॉन्ड द साइज लीड्स टू अनडिफाइंड बिहेवियर सच एज ओवरराइटिंग और अदर मेमोरी प्रोग्राम क्रैशेस, ये दो चीज़ लिखेंगे। अब बोलेंगे अगर आपने एरे के बाहर बहुत कुछ किया ना तो उसमें सीधा सीधा बता देगा कि अनडिफाइंड बिहेवियर है ये, और उनमें ये लिख देगा आउटपुट में कि ओवरराइटिंग ओवर अदर मेमोरी प्रोग्राम क्रैशेस, ऐसा लिख देगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 12, हाउ टू क्रिएट अ 2 डायमेंशनल एरे, कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम डेटा टाइप, फिर एरे नेम लिखेंगे कुछ भी, फिर रो और कॉलम का नंबर डाल देंगे, और फिर हम लिखेंगे इंट, जैसे इसका एग्जांपल देख लो, इंट लिख दिया हमने डेटा टाइप और एरे नेम लिख दिया और रो एंड कॉलम लिख दिया, हो गया। तो ये हो गया कैसे क्रिएट करेंगे 2D एरे, तो वो बताने के लिए। अब आते हैं 13, एग्जाम्पल कोड फॉर अ 2D एरे, तो क्या है देखते हैं। इसको हमने ऐसे लिख दिया, फिर ये लिख दिया, ओके, फिर हमने ये लिख दिया, आप समझ में नहीं आया बिल्कुल, मुझे मालूम है। हमने पहले हेडिंग डाल दिया हैशटैग इंक्लूड studio.h, फिर इंटीमेंट डाला हमने, फिर उसके बाद में हमने कर्ली ब्रैकेट चालू किया, फिर हमने लिखा इंट। अब मैट्रिक्स हमको किसका बनाना, 2D का, यानी 2 × 2 बनाना है, तो हमने मैट्रिक्स लिख दिया और 2 का एरे बना दिया इक्वल टू। अब 2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो पहले 2 क्या होना चाहिए, मतलब पहले वाले को होना चाहिए 1 2 रो और फिर 3 4 रो होने चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करेगा, प्रिंट करना है हमको, प्रिंट करने के लिए परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे इंट लिया है, ठीक है। अब हमने ये क्या किया, मैट्रिक्स 1 और 0 को प्रिंट करना है, ठीक है। 1 और 0 यानी कि 1 और 0 क्या है देखते हैं, 1 और 0 यानी कि रो 1 कॉलम 0, यानी रो 1 कौन से हो गए, ये हो गए, और कॉलम क्या हो गया 0, तो कॉलम 0 का ये, हाँ देखो ये क्या है, रो 1 रो 2, राइट। ये क्या कर रहा है, रो 1, तो रो 1 0 से स्टार्ट होता है मालूम है ना, ये 2 लिखा है तो 1 2, लेकिन ये 0 1 होगा ऐसा, वो 2 से कम होगा ऐसा, याद है ना, ये एरे में ऐसे ही होता है। तो स्टार्टिंग यहाँ पे 0 ये 1, ठीक है। तो अब ये क्या है 1, तो 1 यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। अब क्या है 0, तो इसमें 0 ये 1, तो 0 ये तो 3 प्रिंट हो गया, सीधी सी बात, ओके। अब हमने रिटर्न 0 कर दिया, वैल्यू हमको मिलेगा 3, खत्म, ओके। 14 पे आते हैं, मेथड टू इक्वेट एरेस, एरेस कैन नॉट बी डायरेक्टली इक्वेटेड यूजिंग इक्वल, यूज अ लूप और फंक्शंस लाइक MEM CPY टू कॉपी वैल्यूज, ठीक है। आप देखते हैं हमको इक्विटेस एरेस का मेथड क्या है वो बताना है। तो एरेस डायरेक्टली इक्वेट नहीं हो सकता इक्वल टू से, ठीक है। वो यूज़ करता है एक लूप को और फंक्शन को, जैसे कि MEM CPY या फिर CPY, या तो कॉपी MEM CPY क्या करता है, कॉपी करने के लिए वैल्यू को, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल हमने लिख दिया क्या, फोर लूप ले रहा है, ठीक है। इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, यानी कि 5 से पहले यानी 4 तक प्रिंट होगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा 4 तक प्रिंट होगा, ओके। अब क्या है, एरे 2 लिया हमने, i एरे इक्वल टू एरे 1 i, ठीक है, यानी कि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, इक्वली इक्वेट नहीं कर देगा, ठीक है। कन्वर्ट इक्वेटेड, तो ये दोनों इक्वली इक्वेटेड नहीं कर देगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, एक लूप इस्तेमाल करेगा बिना लूप का। अब डायरेक्ट तुम ऐसा लिख दोगे एरे 2 1 एरे 2 फिर i इक्वल टू एरे 1 i, तो ऐसा नहीं हो चलेगा, लेकिन हमको लूप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है। तो लूप हमारे ये रहा, इसको हमने इस्तेमाल किया ना, तब हम इन दोनों को इक्वल टू लिख सकते हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे फॉर लूप का या किसी भी लूप का, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, ऐसा इसका मतलब है। चलो आगे 15 पे आते हैं, डिफरेंट वेज टू इनिशियलाइज एन एरे, बहुत सारे तरीके होते हैं एरे को इनिशियलाइज करने के लिए। चलो देखते हैं क्या। फर्स्ट डिक्लेरेशन, सेकंड पार्शियल इनिशियलाइजेशन और थर्ड है विदाउट साइज। तो पहले देखते हैं ऐड डिक्लेरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इंट डाल दिया, फिर कोई भी एरे का नाम लिखा, फिर 3 लिखा हमने, फिर इसमें 3 वैल्यू पुट कर दी। ये क्या हो गया, हमारा डिक्लेरेशन हो गया एरेस के, ठीक है। उसके बाद में इनिशियलाइज क्या होता है, तो होता है इंट फिर से डाल दिया इसको, 5 लिख दिया। इसमें क्या किया हमने 2, हमने क्या किया 5 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा तो 1 2 3 डाल दिया इधर, पर हमने इधर 5 लिखा, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यू डाले, तो बाकी के जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी की वैल्यू 0 0 0 हो जाएंगे यार, ठीक है। 5 है ना, तो 5 लेने थे हमको, तो 2 ही लिया हमने, बाकी के 3 का हवा में गए, हवा में 0 वैल्यू हो गए उनके, ठीक है। तो 0 0 दिखेंगे नहीं, 0 0, ठीक है। अच्छा दिखेंगे कब, जब हम उसको प्रिंट करेंगे तब दिखेगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं विदाउट साइज। अब क्या है, बिना साइज के, वो क्या था पार्शियल इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन था ये। अब आते हैं विदाउट साइज पे, हमने ये डाल दिया इंट एरे और ये डाल दिया बिना कुछ डाले, यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, ठीक है।
अब हमें डायरेक्ट प्रिंट करेगा कि 3, अभी ऑटोमेटिकली 3 ले लेगा कि हाँ 3 लिया है ये एरे, ठीक है, ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये होता है विदाउट साइज, ठीक है। अब आगे आते हैं सेक्शन क्वेश्चन पे। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन 1D एंड 2D एरेस, तो हमको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने हैं। तो 1D एरे और 2D एरे क्या है, तो चलो देखते हैं। स्ट्रक्चर, एक्सेसिंग और एग्जाम्पल इसके एस्पेक्ट है, ठीक है। तो 1D एरे क्या है, द लीनियर एरे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स सिंगल इंडेक्स इंट एरे 5, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है 1D का, ये लीनियर एरे होता है, लाइन में होता है, सीधा एक लाइन में, ठीक है। और ये एलिमेंट्स के एक लाइन लिस्ट होता है, ठीक है, इसमें एक लाइन में। उसके बाद में ये सिंगल इंडेक्स होता है इसके अंदर 1D एरे में, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बार, ओके, बॉक्स, एक ही बार बॉक्स बनाना है। अब 2D एरे क्या है, 2 बार बॉक्स बनाना है। अब देखो टेबल लाइक स्ट्रक्चर, टेबल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे रो और कॉलम्स, ठीक है। इसमें 2 इंडेक्सेस होता है, ठीक है, इंडाइसिस लिखा हुआ है, इंडेक्सेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, इसमें 2, एक बॉक्स 2 बॉक्स, यानी कि 2D, ये 1D 1 बॉक्स, 2D 2 बॉक्स, सिंपल सी बात, ठीक है। ये चैप्टर खत्म। अब एक काम करते हैं।